हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं यूपी टेट के लिए CDP के टॉप 30 क्वेश्चन जो बाल विकास से संबंधित हैं वो मैं आज लेके आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और मैं यूपी टेट और सी टेट के CDP हिंदी और मैथ्स वाला पोर्शन भी जरूर डालूंगा। मैथ्स के हर एक चैप्टर वाइज प्लस वो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं जो आपके बैक ईयर पेपर में रिवाइज हो चुके हैं या रिपीट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मैथ्स की सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? देखो, बुद्धि से रिलेटेड कोई बात आती है तो बुद्धि के नाम पे आपको एक ही नाम याद आता होगा, वो होगा अल्फ्रेड बिने। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, ना पावलोव ने दिया था, ना अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ना फ्रीमैन दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति के प्रवृत्ति जो को होती है क्या होती है? तनाव मुक्त होती है या उपरोक्त तो दोनों होती है? तो देखो, तनाव मुक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तनाव मुक्त क्या, हमें नेगेटिव आंसर नहीं देखना है, तो नेगेटिव आंसर तनाव मुक्त हो जाएगा, इसलिए नहीं होता है। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होते हैं जिसे ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा आंसर क्या है? जो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे किसके द्वारा चयन किया जाता है? जिसका किया जाता है किसका? यानी कि ऑप्शन नंबर ए के द्वारा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया है? तो जुंग ने जो परीक्षण किया था मूल्यांकन के लिए, व्यक्तित्व के लिए जो किया था, वो कब किया था? वो किया था सन 1910 में, यानी कि क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई, भार, त्वचा का रंग मतलब क्या है कि बॉडी के पार्ट्स की बात हो रही है, ना कि उसके दिमाग की बात हो रही है। अगर दिमाग की बात होती है या माइंड से रिलेटेड कोई बात होती है तो उसका आंसर होता है माइंड, यानी मानसिक अंतर। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर मानसिक अंतर नहीं होगा। मैंने कहा जब दिमाग की बात होती है, लेकिन जब बात क्या कर रहा है बॉडी के पार्ट्स यानी कि त्वचा से रिलेटेड, लंबाई से रिलेटेड, या उसकी पैर या आंखों से, बालों से रिलेटेड, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या भौतिक अंतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षणिक प्रश्नापद उत्पन्न नहीं होगा? इनमें से किस से घटक के प्रभाव से शैक्षणिक प्रश्नापद नहीं उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो? देखो, परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, इस पे क्या है, ये एक घटक है, ये एक, इस पे, इससे क्या है, इससे एक फ़र्क पड़ेगा आपके, यानी इससे एक फ़र्क पड़ेगा, तो यानी कि ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। स्कूल की सोचने से शैक्षिक मामला, ये भी आंसर इसका गलत हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर परिवार की सोच, भावना, तो वातावरण 4, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी परिवार का पैसा। परिवार के पैसे के जो है उसके शैक्षणिक प्रश्नपत्र में या घटक पे उस पर प्रभाव उसका ज़रूर पड़ेगा बच्चे के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो इसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी, त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? पिछड़ा प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, अपवादी बालक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने ये कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का संरचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? स्फेयरमैन का है, बार्टलेट ने कहा है, स्किनर ने कहा है, या लेविन ने कहा है? तो किसने कहा है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्किनर ने कहा था कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यानी स्किनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आईपीसी क्या होती है? आईपीसी आपको पता ही होगा, आईपीसी क्या होती है? आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपीसी की फॉर्म होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडियन पैनल, PANEL पैनल कोड इसको बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्या? इंडियन पैनल कोड, यानी कि आईपीसी की फुल फॉर्म होती है। या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है?
सबसे पहला विकास जो प्रारंभिक विकास होता है बच्चे का, वो किस पे निर्भर करता है? कि समाज पे निर्भर करता है, विद्यालय के वातावरण पे, माता पिता पे और वातावरण पे। यानी कि चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहला जो बच्चे का विकास करता है वो कहाँ से करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माता पिता से। सबसे पहले क्या है, माता पिता जो काम करते हैं, मतलब उसका विकास का प्रभाव बच्चे पे या बालक पे मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है या निर्भर उस पर करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सामान्यतः ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवांशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जाता है, विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए समानता, विभेद या अवनति कीटाणु के जन्मद्रव्य सिद्धांत द्वारा। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे आनुवंशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभेद। ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा। तो मैंने आपको बताया था क्या कि हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना। तो नेगेटिव पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर ए सजा द्वारा। सजा तो हम किसी बच्चे को दे ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए इसका कट जाएगा। अब बचा क्या? आलोचना। आलोचना मतलब क्या है, उसकी किसी तरीके से मतलब होता है कि बच्चों में बेइज्जती करना टाइप का, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो हमें क्या बचा? हमारा ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशंसा द्वारा। तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशंसा करके हम किसी छात्र को प्रेरित कर सकते हैं, या हमें कोई चीज़ उसे नहीं सिखाने आ रही है तो उसे नई चीज़ उसे सिखा सकते हैं, उसकी प्रशंसा करके, उसको समझा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव होता है? तो खेल जो होता है, बच्चों को कहते हैं कि एक स्कूल में इंटरवल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बच्चे के 45 मिनट का खेल कूद भी होता है। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है कि खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव होता है? परस्पर सम्मान की भावना होता है, या सहयोग एवं सामंजस्य होता है, या सामाजिक गुण होता है, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही चीज़ें बच्चे पे डिपेंड करती हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो हमें बताया गया है क्या कि ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के माँ बाप अच्छे पढ़ने में थे या अच्छे बुद्धिमान थे तो उनके बच्चे भी सदैव पढ़ाई में तेज हों, तो ऐसा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध में उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा। अब मतलब क्या है, इसमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहला दिया, साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, या उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि 15 का राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय क्या होगी? ठीक है, तो उसमें बताते हैं दूसरी क्या होगी। ऑप्शन हमें दिया है, द्वितीयक मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्यक परक सजा मिलती है, या मानसिक सजा शामिल है, या अस्थायी सजा शामिल है। ये टॉप 30 क्वेश्चन जो बैक ईयर पेपर में भी रिपीट हुए हैं, या आपके मोस्टली चाहे आपका घटना चक्र है या आपके यूथ वाला प्रैक्टिस सेट है, उसमें से क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं। तो उसमें से आप बताइए इनके चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मानसिक सजा शामिल है। मतलब क्या है, इसमें से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषा पर विदेशी की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, एक मूल भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है, धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी एक मूल पैतृक भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितनी % में पूछ रहा है कि बढ़ती है, या सॉरी ये बढ़ता है नहीं, यहाँ पे थोड़ा बढ़ती है लगभग है, बढ़ती है लगभग, कितनी बढ़ती है?
2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य बात कर रहा है, तो कितनी होती है 50 से 50 से 1000 या 50 से 1000, 2 से 10 बढ़ती है, 20 से 50 बढ़ती है, 50 से 5 तक बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से 10 तक बढ़ती है। मतलब क्या है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा का शब्दकोश भंडार लगभग 100 शब्द होता है। कितना होता है? लगभग 100 शब्द तक होता है, तथा प्रतिवर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते उसके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ठीक है, मानवों या मनुष्यों में विकास में सबसे तीव्र जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो बाल विकावस्था में होता है, या किशोरावस्था में, और शैशवावस्था में, या यौवन अवस्था में? इसके राइट आंसर दिए हुए हैं। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो या टॉप 30 CDP के क्वेश्चन या आपको हिंदी के क्वेश्चन आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो चैनल को शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है वो होती है किसमें? किशोरावस्था में, बालावस्था में, शैशव काल में, यौवन अवस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? किशोरावस्था में सबसे तेज गति का विकास बच्चों का या मनुष्यों का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो मैंने बताया था शारीरिक विकास कहाँ से होता है। देखो, निकट से दूरवर्ती दूरस्थ अंगों तक, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। पाँव से सिर की ओर कभी नहीं होता, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक ये भी नहीं होता। तो इसका जो बच्चे का कभी भी जो शारीरिक विकास होता है वो कहाँ होता है? सिर से पाँव की ओर होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कराया गया है। तो 21, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था तो नहीं होती है, शैशवावस्था ये भी नहीं होती, तो बचा क्या? प्रसव पूर्व काल अवस्था बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को क्या है, 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर जैसे संवेदी कामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इससे बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी वाला राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी अवस्था होती है? जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। कितनी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष तक इसकी अवस्था संवेदी मोटर अवस्था होती है। और इन्होंने कितने दिए हैं? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशा स्याही धब्बा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किसने किया था? यानी आइसेक ने किया था, एल्पोर्ट ने किया था, हार्टमैन रोशा ने किया था, या जीन पियाजे ने किया था? तो देखो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे दिया है रोशा, तो रोशा यहाँ पे इन चारों में से किस में लिखा हुआ है? तो रोशा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टमैन रोशा। जो रोशा स्याही धब्बा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर हार्टमैन रोशा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत अभी पीछे एक क्वेश्चन बनाया था, तो जीन पियाजे ने दिया था, बिने ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। और बुद्धि से रिलेटेड किसने दिया था? जो बुद्धि की बात करेगा तो वो बिने, रादरफोर्ड बिने जिनका नाम है, वो बुद्धि से रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोविज्ञान था। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी क्या, जीन पियाजे, यानी कि 15 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो यानी कि 26 का हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावहारिक का सिद्धांत, ज्ञानात्मक का सिद्धांत, या मनुष्य का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावहारिकता का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। सिमेटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का
अध्ययन किया जाता है। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसकी कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये अपने आप नियंत्रित होती है, यानी स्वनियंत्रित होती है। क्या होती है? ये अपने आप यानी कि स्वनियंत्रित होती है, तो ये अपने आप होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? देखिए, भावनाओं की उत्पत्ति शाही परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत वाइकल के दौरान भावनाओं को प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी मैथ्स की मिलेगी। मैथ्स के हर पोर्शन यानी पूरा सिलेबस यूपी टेट का मैं ज़रूर कराऊंगा अपने चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि आपकी यूपी टेट की बेहतर तैयारी हो सके और मैथ का टारगेट मैं पूरा आपको ज़रूर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका चलते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करती है, किस पे होती है निर्भर? तो यानी उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर होती है, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर होती है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी आकर्षित करने की क्षमता या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड जरूर डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।